वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह हिदायत। और आज सुबह हिदायत हमारा प्रोग्राम जो पेश किया जा रहा है, हमारे साथ ताउन किया है पाक कार्गो सर्विसेज वालों ने, तो इनके ताउन से हमारा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अक़वाले मासूमीन। इमाम अली मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो, इल्म देने वाला चाहे मुशरिक ही क्यों ना हो। मौला फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करो, हर हालत में ये ना देखो कि इल्म देने वाला कौन है, चाहे वो मुशरिक ही हो, तुम इल्म हासिल करो। इल्म की अहमियत देखिए नाज़रीन। आगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह इन लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है जो इल्म हासिल करने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं। देखिए इल्म हासिल करने की कितनी अहमियत है कि अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल रहा है उन लोगों के लिए जो इल्म हासिल करने के लिए सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बशर्ते इल्म अच्छा वाला और सही इल्म सीखा जाए। इल्म हासिल करने के भी काफ़ी तरीके होते हैं, बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। यानी इस्लामी इल्म भी हासिल किया जाए और दुनियावी इल्म भी हासिल किया जाए। आगे ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सवाल करो, सवाल करने से 4 लोगों को फायदा होगा। नंबर 1 सवाल करने वाले का, नंबर 2 जवाब देने वाले का, नंबर 3 सुनने वाले का और नंबर 4 खुद इल्म का। सवाल करने की भी अहमियत यहाँ पर नाज़रीन बयान की जा रही है। अक्सर हम देखते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बार बार हमसे सवाल कर रहे होते हैं और हम बाज़ दफ़ा झुंझला जाते हैं, उनको जवाब नहीं दे पाते अगर हम बिजी होते हैं। तो बच्चों को बचपन से सवाल करने की आदत डालिए ताकि उनको आगे भी सवाल करने की आदत पड़े। जी नाज़रीन, ये थे आज के अक़वाले मासूमीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सबको इन सब अक़वाल पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी नाज़रीन, अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं अपनी सिस्टर के पास और देखते हैं आज वो कौन सी अच्छी सी रेसिपी हम लोगों के लिए लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपके लिए रोज़ाना जो है कोशिश करते हैं कि अपनी बहनों को बता सकें कि आपके लिए आप कुछ आपकी हेल्प कर सकें रोज़ाना के खाना बनाने में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अचारी भुजिया मसाला। आज जो 2-3 दिन से आपको लग रहा होगा कि मैंने जो है वो टिपिकल वेजिटेरियन होती जा रही हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो डिशेस हैं गोश्त की और जो भी हम मीट इस्तेमाल करते हैं वो तो बहुत बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होती उनको बनाने में। और लेकिन जो वेजिटेबल्स की और जो है आपकी दालें और चने वगैरह, इनकी थोड़ा सा मुश्किल होती है आपकी कैसे डिफरेंट करें इसको। तो आज नाज़रीन आपको हम बताएंगे अचारी भुजिया मसाला। तो आपको इसके लिए लेने होंगे उबले और छिले हुए आलू लेने होंगे और 4 अदद। सरसों का तेल लीजिएगा 1 प्याली और छिले मटर चाहिए आपको आधी प्याली। लीमू चाहिए होंगे आपको 4 अदद। हरी मिर्च 6 अदद चाहिए होगी। मेथी दाना आपको चाहिए 6 अदद और सेम की फली होती है वो आपको जो है वो मिल जाती है बाजार से आसानी से, वो 10 अदद चाहिए आपको। कड़ी पत्ते आप ले लीजिए, चंद कड़ी पत्ते ले लीजिए। छिले और बारीक कटे हुए लहसुन चाहिए आपको, कम से कम 6 जो है इसके चाहिए। और फूल गोभी चाहिए 1 छोटा फूल। कलंजी चाहिए 1 चाय का चम्मच। और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा चाहिए आपको 1 चाय का चम्मच और हल्दी 1 खाने का चम्मच। पिसी राई चाहिए 2 खाने के चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए 1 से 1.5 खाने का चम्मच। अगर आप उसको ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक हस्बे जायका जो है वो नमक और मिर्च में आपसे मैं हमेशा कहती हूँ अपने मुताबिक इजाफा या कमी कर लीजिए। नमक भी आपका हस्बे जायका होगा। दोबारा मैं आपको बता दूँ इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े अनयूजुअल हैं, लेकिन चूँकि जो
हमारी जो एशियन दुकानें हैं वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो आपको मैं दोबारा बता देती हूँ। उबले और छिले आलू चाहिए हमें 4 अदद, और सरसों का तेल हमें 1 प्याली चाहिए, और छिले हुए मटर हमें लेने हैं आधा प्याली, और लीमू 4 अदद चाहिए होंगे, हरी मिर्च 6 अदद लेनी है आपने, मेथी दाना जो है वो भी 6 अदद लेना है, सेम की फली मिलती है वो आप 10 ले लीजिए, और कड़ी पत्ते चंद अदद ले लें, और छिले और बारीक कटा हुआ लहसुन 6 जुए, फूल गोभी 1 छोटा फूल, कलवंजी 1 चाय का चम्मच, सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, और हल्दी 1 खाने का चम्मच, पिसी राई लेनी है आपने 2 खाने के चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक जो है वो आपके हस्बे जायका होंगे। पहले आप ये करेंगे कि जो आलू आपके पास हैं 4 अदद, आप इनको उबाल लें, और उबालने के बाद इनके क्यूब्स बना लें, उसको पीसें और आलू के जो हैं वो क्यूब्स की शक्ल में जो है उनको बना लें, और जैसे आप देखते हैं आपकी चिकन वगैरह की क्यूब बाजार मिलती है उस शक्ल के आलू पीसकर उनके क्यूब्स बना लीजिए, और फिर इनको फ्राई कर लीजिए। आपने आलू की ये जो क्यूब्स हैं इनको डीप फ्राई करना है, और जब गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इनको निकाल लें। अब एक कढ़ाई में 1 प्याली सरसों का तेल गरम करके इसमें 6 जो है छिले और बारीक कटा लहसुन डाल दें, और 6 अदद मेथी दाने डालकर गोल्डन ब्राउन कर लें। आपने क्यूब्स जो थी आलू की वो हमने फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके रख ली है साइड पर। अब एक कढ़ाई में 1 प्याली सरसों का तेल गरम करना है, इसमें जो हमने छिले हुए बारीक कटे हुए लहसुन के 6 जुए हैं वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं, और 6 अदद मेथी दाने डालकर जो है इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। फिर इसमें 10 अदद आपने वो फली डालनी है सेम की जो हमने इकट्ठी की थी, और आधा प्याली जो छिले हुए मटर हैं वो भी डालने हैं, 1 छोटा फूल गोभी का डाल दीजिए, और 6 अदद हरी मिर्च भी इसके अंदर डाल दें, खाने का 1 चमचा हल्दी, आधा चमचा जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च या 1 चमचा जिस तरह भी आपको पसंद हो, 1 चमचा कलवंजी का भी आपने डालना है, 1 चमचा सफेद जीरे का डालना है, और हस्बे जायका जो आपका नमक का पसंदीदगी है उसके हिसाब से डालकर आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। अब इस जब ये भुन जाए और आपको इसकी शक्ल जो है वो ऑयल जो है वो लैदा नजर आने लगे, तो आप इसमें 2 खाने के चमचे पिसी हुई राई डाल दीजिए, और पिसी हुई राई डालने के बाद सबसे आखिर में आप इसके अंदर 4 अदद जो लीमू आपने लिए थे उनको जो है वो निचोड़ लें, और उसका रस डालकर इसको जो है दम पर रख दें। 10 मिनट के बाद जो है आप इसको देखिए, आपकी बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म की अचारी भुजिया मसाला जो है वो तैयार होगा, जो कि ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है, इसमें बहुत सारी हमने सब्जियां डाली हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं, और इसके अलावा इसका टेस्ट भी ऐसा होगा कि इसको सब लोग गोश्त की जगह भी खाना पसंद करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर। अच्छा एक बात बताइए सर, आप मुझसे रोज़ आना पूछती हैं, आप बताइए कि कल आपने क्या पकाया? मैंने कल जो है वो आलू गोश्त बनाया। आलू गोश्त बनाया। और आज क्या इरादा है? आज नहीं जी, सिर्फ लेफ्ट ओवर चल रहा है अभी। सही है, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाजरीन, आज हमारा टॉपिक है मजहबी तासुब। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमें आप सबकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि आप हमें इस गुफ्तगू में हमारी शामिल हों। तो इसी के साथ नाज़रीन हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, ब्यूटी टिप्स की जानिब। अच्छा, ये देखा गया है कि लंबी गर्दन जो है खूबसूरती की अलामत समझी जाती है, और वही वाली बात कि अक्सर ख़वातीन गर्दन पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पाती हैं, उसको बिल्कुल सौतेलेपन का सबूत लगता है कि मुझे, जैसे चेहरे में और गर्दन जो है, चेहरा सगा होता है और गर्दन सौतेला होती है। तो अपनी गर्दन पे बहुत तवज्जो दीजिए। उम्र जब बढ़ रही होती है इंसान की, तो सबसे ज्यादा असर, चेहरे से ज्यादा असर इंसान की गर्दन पे पड़ रहे होते हैं। हमें अंदाजा नहीं होता है, बहुत जल्दी गर्दन जो है खराब होना शुरू हो जाती है अगर उस पर तवज्जो नहीं दी जाए। तो एज के साथ साथ वो मोटी और भद्दी सी गर्दन हो जाती है, जो कि बहुत ही बुरी मालूम होती है। और आप कोई भी मेकअप कर लीजिए, उस मेकअप से आप अपनी गर्दन के खराबपन को नहीं छुपा सकते हैं। तो मेकअप से ज़्यादा तवज्जो दीजिए अपनी गर्दन की एक्सरसाइज की,
कि जब भी आप अपने मुंह पे मॉइस्चराइजर लगाएं तो अपनी गर्दन पे जरूर लगाएं। एक मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, तो वो आप बैठे बैठे भी जो है अपने टीवी देख रहे हैं या कोई किसी से बातें कर रहे हैं तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर लीजिए हाथों को और ऊपर की तरफ जो अपनी गर्दन को सांस 1 मिनट की सांस रोक के, ज्यादा सांस नहीं रोकिएगा, 10 सेकंड की सांस, 1 मिनट तो बहुत हो जाएगा, जितनी देर आप रोक सकती हैं, तो सांस रोक के अपनी गर्दन का ऊपर की तरफ मसाज कीजिए। 10 दफा ऐसे करना है और फिर अपनी गर्दन को उल्टे हाथ की तरफ मोड़ के इस तरफ मसाज करना है ऊपर, और इसी तरह पे सीधे हाथ की तरफ मोड़ के अपनी गर्दन का मसाज कीजिए। ये एक दिन में आपको कम से कम 2 से 3 दफा करना है अगर आपकी मोटी और खराब गर्दन हो गई है। तो अपनी गर्दन का पूरा ख्याल रखें। इस एक्सरसाइज को जरूर आजमा के देखें। अगर थोड़ी सी ढल गई है और गर्दन में थोड़ी से लकीरें पड़ गई हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं, तो इससे आपको काफी फायदा होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये देखी जा रही है आजकल बहुत के वक्त से पहले बाल सफेद होना शुरू हो गए। चाहे आप छोटे ले लीजिए या दरमियानी एज के लोगों को ले लीजिए, सबके बाल सफेद हो रहे हैं। उसकी भी चंद वजूहात होती हैं। किसी को कोई बीमारी होती है, बीमारी की वजह से, यानी बीमारी से उठने के बाद ऐसी कमजोरी हो जाती है कि बाल सफेद हो जाते हैं। और ये भी होता है कि हेयर कलर्स जो लगाते हैं, जो सस्ते वाले जो होते हैं, उनसे भी बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है बाल सफेद होने की, वो है नज़ला जुकाम। जिन लोगों को नज़ला जुकाम ज्यादा रहता है उनके बहुत जल्दी बाल सफेद होते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा तेल लेकर आई हूँ। आप अपनी पेंसिल और कॉपी तैयार रखिए, मैं आपको इसकी बताने वाली हूँ कि आपने इसमें तेल में क्या क्या डालना है। अच्छा, आपने लेना है तारा मीरा का तेल, बआसानी बाजार में दस्तयाब होता है। अगर तारा मीरा का तेल ना मिले तो आप अंडे, देसी अंडे का तेल भी मिलता है, वो आप ले लीजिए आधा किलो। देसी अंडे का तेल लीजिए या तारा मीरा का तेल, इसमें से कोई एक ले लीजिए। इसमें डालना है 1 मुट्ठी पिसे हुए बादाम और 1 चुटकी मुलैठी। मुलैठी का भी पाउडर मिलता है, आप 1 चुटकी मुलैठी का पाउडर डालें। और काला पत्थर 10 ग्राम उसमें डालना है, और मेथी के दाने भी 1 मुट्ठी डालना है उस तेल के अंदर। और अब इसको देगची में रख के चूल्हे पर अच्छी तरह जोश दे लीजिए। बहुत काला नहीं करना है, इतना हो कि उसका थोड़ा सा रस जो है उसमें नुचड़ जाए। और 3 से 4 दिन उसको धूप में रख दीजिए। आपका तेल तैयार हो गया है और आपने ये तेल हफ्ते में 3 मरतबा लगाना है। और अच्छे तेल लगाने के बाद 2 घंटे बाद आपने किसी अच्छे शैम्पू से अपना सर धो लेना है। इंशाल्लाह जो बाल सफेद हो गए वो तो काले होना नामुमकिन है, लेकिन आपके और मजीद बाल जो सफेद होना चाह रहे हैं वो रुक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप ये जरूर तेल आजमाइएगा। ये थी आज की टिप्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। जी नाज़रीन, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और देखते हैं क्या खबरें लेकर आई हैं हमारी सहर। जी सहर। जी सदफ, बहुत तेजी से जो है हालात बदलते रहते हैं और बड़ी दिलचस्प खबरें भी हमें मिलती रहती हैं। वर्ल्ड कप के हवाले से तो बहुत ही मजे मजे की जो है वो बातें सुनने को मिल रही हैं। और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप की जो क्रिकेट की जो है पीसीबी की साजिशें और सियासतें, वो भी साथ साथ चल रही हैं और वो गलत मौके पर थोड़ा चल रही हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप बहुत करीब है और मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स का जो मोरल है वो डाउन नहीं करना चाहिए उनको। आप नाज़रीन, आपको मैं जो अहम खबरें हैं वो सुनाई देती हूँ। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल एक्शन प्लान के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि पुलिस ने 2 हफ्तों में 5000 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। सरकारी जराये के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और दीगर अदारों ने शिद्दत पसंदों के खिलाफ किए जाने वाले मुश्तरका ऑपरेशन में इनका जानी नुकसान भी हुआ है। मकामी अफराद के मुताबिक जिला मुर्दान के करीब कॉटलिंग के इलाके में सिक्योरिटी फोर्स की कार्रवाई में 2 मुश्तबा शिद्दत पसंद हलाक हुए। गुज़िश्ता रोज डेरा इस्माइल खान के इलाके लूनी और जिला हिंगो के मुजाफात में भी इस तरह की मुश्तरका कार्रवाइयां की गई थीं। इन कार्रवाइयों में कम से कम 2 मुश्तबा शिद्दत पसंद हलाक हुए थे।
सिक्योरिटी अदारों और पुलिस की ये मुश्तरका कार्रवाइयां इन इलाकों में की जा रही हैं जहां गुमान है कि कबायली इलाकों से फरार होकर आने वाले शिद्दत पसंद या इनके हमायती और मददगार यहां मौजूद हो सकते हैं। ऐसी इतलात भी हैं कि शमाली वजीरिस्तान और हंगू में जारी फौजी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अर्ज़ के तनासुर में खुफिया एजेंसियों की इतलात पर मुश्तबा मकामात पर टारगेटेड यानी मखसूस हदफ पर ऑपरेशन शुरू किए गए थे। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इन कार्रवाइयों में तेजी आई है और सरकारी सतह पर इस बारे में मालूमात फराहम नहीं की जा रही हैं। डेरा इस्माइल खान के जिलाई पुलिस अफसर सादिक हुसैन ने बताया कि स्ट्राइक एंड सर्च ऑपरेशन में पुलिस रोजाना हर मकान का रिकॉर्ड हासिल करती है, जबकि मकामी रवायात के मुताबिक मदरसों और स्कूलों की भी मालूमात हासिल की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जारी इस ऑपरेशन में कोई 2 हफ्तों के दौरान 5000 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है, जबकि 2000 के लगभग ऐसे अफगान पनाह गजीनों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके पास पाकिस्तान में रहने के लिए कानूनी दस्तावेजात नहीं थी। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कत्ल में मुलव्विस की मौत की सजा पाने वाले मुजरिम मुमताज कादरी की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से दी जाने वाली सजाए मौत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज होगी। ये समाअत जस्टिस नूरुल हक कुरैशी की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा। ये दरख्वास्त मुजरिम ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले के खिलाफ दायर की है, जिसमें अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। मुजरिम मुमताज कादरी की दरख्वास्त की समाअत 3 साल के बाद हो रही है। याद रहे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज परवेज अली शाह ने 1 अक्टूबर को मुमताज कादरी को साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कत्ल के इल्जाम में 2 मरतबा सजाए मौत और वुरसा को 2 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने की सजा सुनाई थी। 11 अक्टूबर 2011 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुजरिम की दरख्वास्त पर सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया, जिसके खिलाफ वफाक ने अभी तक अदालत आलिया में दरख्वास्त दायर नहीं की। इस दरख्वास्त में मुमताज कादरी की पैरवी लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ ने की थी। मुमताज कादरी का ताल्लुक पंजाब पुलिस की एलीट फोर्स से था और वह सलमान तासीर की जाती सिक्योरिटी पर तैनात थे। 4 जनवरी 2011 में मुजरिम ने गवर्नर पंजाब को मुबैना तौर पर तौहीन रिसालत के कानून के खिलाफ बात करने पर कत्ल कर दिया था। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया से कहा कि वो उस दरख्वास्त की समाअत के मौका पर मुनासिब हिफाजती इकदाम करें और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अदालत के अहाते में दाखिल होने की इजाजत न दी जाए। इतलात के मुताबिक कुर्द फोर्सेज ने दाइश के जंगजुओं को कोबानी से निकाल दिया है। इस तरह शाम के शमाली शहर के कंट्रोल के लिए 4 माह से लड़ी जाने वाली लड़ाई खत्म हो गई है। कहा जा रहा है कि पॉपुलर प्रोटेक्शन यूनिट्स के जंगजू दाइश के जहादियों की स्पाई के बाद शहर के शमाली मुदाफाती इलाकों में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। ऐसी भी इतलात आ रही हैं कि लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं और हवाई फायरिंग कर रहे हैं। कोबानी के जंग को अमेरिका की सरबराही वाले इत्तेहाद के एक अहम टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इत्तेहादी त्यारे दाइश के ठिकानों पर फजाई हमले करके इसे पसपा करने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर में यहां दाइश के हमले के बाद कुर्द अक्सरियत के इस इलाके से 16,000 से ज्यादा लोग हिजरत करके करीबी तुर्की के सरहदी इलाकों में पनाह ले चुके हैं। पाकिस्तान के वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने एतराफ किया है कि मुल्क में तवानाई का बहरान है, जिसके खात्मे में 3 साल लग सकते हैं। उन्होंने पीर के रोज इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 रोज में मुल्क में बिजली की तंसीबात पर तखरीबकारों ने 3 हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में ट्रांसमिशन लाइन की कुल लंबाई 19,000 किलोमीटर है, जिसकी मुकम्मल तौर पर हिफाजत नहीं की जा सकती। मुल्क की ब्रेकडाउन के बाद बिजली की जुज़वी बहाली शुरू हो चुकी है, बतदरीज बहाल होना शुरू हो चुकी है और नेशनल ग्रिड में खराबी के बायस ये ब्रेकडाउन हफ्ते की शब 12 बजे के करीब शुरू हुआ था और मुल्क के 80% इलाके की बिजली चली गई थी। वजीर ममलकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली ने इतवार के रोज कहा था कि इस ब्लैकआउट की वजह बलोचिस्तान में नसीराबाद डिवीजन में दहशतगर्दों की जानिब से गुड्डू से सिब्बी जाने वाली मरकजी ट्रांसमिशन लाइन की तबाही है।
अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौरा भारत और इस दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान माहिदों, बातचीत और बेतकल्लफाना अंदाज पर पाकिस्तान में कुछ बेचैनी पाई जा रही है। अमेरिकी सदर के भारत पहुंचने पर पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देते हुए मुशीर खारजा सरताज अजीज ने परेशानी जाहिर किए बगैर कहा था कि अमेरिकी सदर के भारतीय दौरे से खित्ते में अमन के कयाम में मदद मिलेगी, जिससे पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। ताहम पाकिस्तानी हकाम निजी तौर पर इस दौरे के बारे में कुछ तशवीश और कुछ बेचैनी का इजहार करते दिखाई देते हैं। यही बेचैनी और तशवीश पाकिस्तानी अखबारात और टेलीविजन चैनल्स पर भी दिखाई दे रही है और सुनाई दे रही है। साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख कहते हैं, पाकिस्तान में अमेरिकी सदर के दौरा भारत पर जो बेचैनी पाई जाती है, इसकी बज़ाहिर वजह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों के बावजूद भारत को गैर मामूली और गैर जरूरी अहमियत देने का तासुर है। पाकिस्तान में यह तासुर पाया जाता है कि इस किस्म का बर्ताव नहीं किया जा रहा जिसका वो मुस्तहिक है, लेकिन भारत के साथ ताल्लुकात को बढ़ाया जा रहा है, जबकि इसने पाकिस्तान के मुकाबले में अमेरिका की इस नौयत की मदद नहीं की है। पाकिस्तान में अमेरिकी सदर के दौरा भारत पर जो बेचैनी पाई जाती है, इसकी बज़ाहिर वजह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों के बावजूद भारत को गैर मामूली और गैर जरूरी अहमियत देने का तासुर है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी हकाम ने इस दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के दरमियान एटमी तवानाई या दिफाई ताल्लुकात पर समझौतों से ज्यादा जिस मामले को अहमियत दे रहे हैं, वो अफगानिस्तान के बारे में इन दोनों मुल्कों के दरमियान में बातचीत है। कुछ आपको खबरें जो है वो खेल के मैदान से बताते चलें। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट को नए तनाज़े ने घेर लिया है। मुराद कम होने पर सीनियर क्रिकेटर्स ने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर एतराज किया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट और तनाजात का चोली दामन का साथ है। कौमी टीम में अब नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तनाजा बना है। बोर्ड और खिलाड़ियों में ठन गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड का 5 रोजा इजलास दुबई में शुरू हो गया है। इजलास के दौरान क्रिकेट में बेहतरी के साथ मोहम्मद आमिर के मामले पर भी बहस होगी। चेन्नई पाबंदी की शिकार पाकिस्तान ऑफ स्पिनर्स सईद अजमल का चेन्नई में बॉलिंग एक्शन टेस्ट हो गया है, जिसका नतीजा एक हफ्ते में मुतवक्को है। तो नाज़रीन, ये थी खेल के मैदान से और हालात हाजरा जो से आप खबरें आप तक पहुंचाई हैं। चलते हैं सदफ की तरफ वापस। तो जी सदफ, आगे हमारे पास क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही ताज़ा तरीन खबरें हमारे नाज़रीन को सुनाई। तो जी नाज़रीन, आज का टॉपिक हमारा चलेगा मजहबी तासुब पर। तो आप भी इसमें कॉल करके शिरकत कर सकते हैं और अपनी जो राय है हम सबको उससे आगाह कर सकते हैं। तो हम आपकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, देखा ये जा रहा है कि मजहबी तासुब जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, ना कि कम होने के बजाय बढ़ रहा है। हालांकि इतने लोग कोशिश कर रहे हैं अमन के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी देखें, चाहे पाकिस्तान हो चाहे यूरोप हो, ये तासुब बढ़ता ही चला जा रहा है। इसकी मेरा ख्याल है कि अगर आप पिछले 20 सालों पे नजर डालें तो ये बड़ा है, कम नहीं हुआ। बिल्कुल। उससे बेहतर जो 20 साल से पहले या 30 साल से पहले आप हालात कह सकते हैं, वो कुछ इससे बेहतर थे। जी बिल्कुल। वो जो मजहबी तासुब था वो मुल्कों के अंदर तक महदूद था, उनकी अपनी कम्युनिटीज में। लेकिन अब जो है आप यूं कह सकती हैं कि मजहबी तासुब जो है वो भी ग्लोबली जो है वो हर जगह जो इसके शिकार हो रही है। हर कौम, हर मजहब, बिल्कुल, हर जो नस्ल है वो इसका शिकार हो रही है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, मेरा ख्याल अपनी अपनी जगह पर सब लोग जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल। जी सिस्टर, एक कॉल है, कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। खुशामदीद कहते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, जज़ाकल्लाह। और खबरें जो सुनते हैं तो हमारा तो दिल हर वक्त यही दुआ करता है कि अल्लाह मियाँ हमारे मुल्क से भी कोई ठंडी हवा, ठंडी खबर अच्छी आए। तो इंडिया के हवाले से ये हमारे सियासतदानों की नलायकी है और उस हमारे सिपह सलार पर मुझे फख्र आता है कि वो ने अमेरिका का दौरा किया था, फिर लंदन का किया, फिर अपना अभी चाइना का करके आए हैं
और वो जो काम सियासतदानों वाले थे, वो फौज वाले बेचारे हर काम, अगर ज़रबे अज़ब है या स्वाद का ऑपरेशन था, वो सारे खुद करते फिर रहे हैं और ये सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए रखे हुए हैं। तो इस पर मुझे बहुत दुख होता है कि इनको चाहिए अपने काम को देखें, पेट्रोल, बिजली, पानी, गैस, हर चीज। और जो अगर बोतलों में लेने आ गए गरीब लोग पेट्रोल, तो उनको उन्होंने भिखारी, जो पेट्रोल के वजीर हैं, उन्होंने ये नाम दिया। अफसोस है, सबसे बड़े भिखारी तो ये हैं जो कारोबार और बिजनेस 10 करोड़ 2 करोड़ लगा के 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, इनकी कोई लिमिट ही नहीं कहाँ पे रुकेगी। जाके इनका बैंक बैलेंस देखें, इनके बाहर के मुल्कों में कोठियां देखें, और पाकिस्तान के हर शहर में बिलावल हाउस बन जाता है, जरदारी हाउस बन जाता है, लेकिन गरीब का वो टूटा फूटा मकान, उसकी ईंटें भी गिर रही होती हैं कि वो रोटी का अपना करे या अपने मकान की रिपेयरमेंट करे, या सर्दियों के जो बिस्तर एक रजाई बनानी पड़े, तो उसके लिए भी वो सोचता है कि वो कैसे मैं बनाऊंगा। बिल्कुल सही। तो मैं चंद इशार हैं जो अपने इस मुल्क के ऊपर जो कहे कई बुजुर्गों ने, मैं वो अर्ज करना चाहता हूँ। ये क्योंकि कशकोल लेकर घूमते हैं, इसके ऊपर है। मैं अपने प्यारों की निस्बत हरगिज न करूंगा पसंद कभी, वो छोटे दर्जे पे राजी हो और उनकी निगाह रहे नीचे, वो छोटी छोटी बातों पर शेरों की तरह हुआते हों, अदना सा कसूर अगर तो मुंह में कफ भर लाते हों, वो छोटी छोटी चीजों पर उम्मीद लगा बैठे हों, क्या तेरे साथ लगा कर दिल मैं खुद भी कमी ना बन जाऊं, हूँ जन्नत का मीनार मगर दोज़ख का ज़ीना बन जाऊं, है ख्वाहिश मेरी उल्फत की तू अपनी निगाहें ऊंची कर, तदबीर के जालों में मत फंस कर, कब्जा जा के मुक़द्दर पर, मैं वाहिद का हूँ दिल दादा और वाहिद मेरा प्यारा है, कर तू भी वाहिद बन जाए, तू मेरी आँख का तारा है, तू एक हो सारी दुनिया में, कोई साजी और शरीक ना हो, तू सब दुनिया को दे लेकिन खुद तेरे हाथ में भीख ना हो। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि सबसे बड़े भिखारी तो सियासतदान खुद हैं जो हर जगह इमदाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो हम ये भी बात करेंगे कि मजहबी तासुब फैलाने में हुकूमत का कितना हाथ होता है। आप इस पे गुफ्तगू कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं कि देखिए ना, सियासतदान लोगों को भिखारी कह रहे हैं। बिल्कुल। और खुद जो है इमदाद लेने के लिए सबसे आगे होते हैं कि चले वो इमदाद लेकर अपने मुल्क पर खर्च करते हैं, अपनी जेबें भर लेते हैं। तो जरा वो
हाई स्टैंडर्ड के बेकारी हैं, थोड़े बहुत पैसों से खुश नहीं होते, तो उनको पूरे के पूरे अपने बैंक्स भरने होते हैं। जो दूसरे मुल्कों में भी उनकी फॉरेन अकाउंट्स हैं, उनको भी भीख लेकर भरना होता। खैर, हमारा जो प्रोग्राम है वो ताउन किया है उसके लिए पाक कनेक्ट कार्गो ने। आप अपने सामान जो है किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में भेज सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत आसान नरखों पर। हमारा जो फोन नंबर है जिसपे हमें कॉलर फोन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है स्क्रीन पे आ रहा है। जी, स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, वैसे आपको बताते चले 161 है 300-9515 पे आप हमें कॉल करें, आपके मशवरे की, आपकी राय की हमें बहुत शिद्दत से जरूरत है। मजहबी तौसब का शिकार कहीं ना कहीं हम हो जाते हैं जब हम, स्पेशली जब हम दियारी गैर में बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि जो दूसरे मुल्कों से आने वाले यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, जो जिन्होंने यहाँ पे आके रिहाइश इख्तियार की, जी उनके सिस्टर इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन अहमद दोबारा है। आपने जो मौजूद रखा है मजहबी तासब के बारे में, जी एक दो फिक्र अगर इजाजत है मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मजहबी तासब जो है हमारे मुल्क में एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गया है। बिल्कुल। अगर सबसे पहले ये देखें कि हमारे ये सियासतदान है इमरान खान, मैं किसी पार्टी से मेरा तल्लुक नहीं है, जब ये वोटों के लिए या धरने के दौरान इन्होंने एक ये भी तकरीर की, क्योंकि यहाँ पे कई लोग कॉलर आ जाते हैं समझते हैं कि मैं मुखालिफ हूँ उसका। आप देखें कि आपका सियासतदान क्या कह रहा है, कहता है कि अगर मैं वजीर आजम होता तो मैं ये ऑपरेशन जो ज़रबे अदब चल रहा है ये कभी ना मैं करवाता ना भेजता। और दूसरा आप देखें कि उसने ये जो चीजें जो कहता है इंसान, तो वो फिर दूसरा एक और उन्होंने ये वोट देने जाना चाहिए था। अगर चलो अपनी लड़ाई इनों की सीटों की वक्त अलग है, ये अगर उन बच्चों के जो शहीद हुए हैं उनके लिए वोट देने चले जाता, बेशक अपनी लड़ाई अपनी कायम रखता, उनके साथ जो असेंबली में नहीं जाते उन बच्चों की खातिर जाता। और दूसरा आप देखें कि ये सियासतदान 74 की जो कानून बनाया असेंबली ने, आप देखें जात अल्लाह की एक वाहद है जिसको हक हासिल, ये उसने किसी को यह हक नहीं दिया कि किसी को काफिर जहन्नम या जन्नत में डालेगा। बहुत अच्छी वो अल्लाह की जात है। किसी मौलवी ने या किसी ने किसी ने कुरान करीम में यहाँ तक आता है कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, ना बाप ना भाई ना बेटा, स्वाय अल्लाह की जात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन शफाअत करेंगे उन लोगों की जो उन्होंने सच्चे दिल से अमल किया उनकी तालीम पर। तो ये चीजें हैं। आप देखें आज ठेका लेकर बैठ गए फलां काफिर है, फलां, हर मुल्क के हर शहर में चले जाए, हर मस्जिद में चले जाए, एक दूसरे पर कुफर के फतवे, ये एक ईद नहीं होने देते। ईद की नमाज होती तो तीन ये अपने इन्होंने ईदें कर दी हुई हैं। आप देखें कि कुरान करीम से ये जो तालीम मिलती है वो तो इत्तेफाक, मोहब्बत, और जो अगर किसी को कोई जुल्म करता है सबसे पहले इस्लाम में ये है कान नाक आंख, कोई किसी का जो कत्ल करता है वो उसको हुक्म ये है कि आप उतना ही बदला लें। सबसे पहले तो इस्लाम ने कहा कि अफू का मामला करो, माफ कर दो अगर कर सकते हो, नहीं तो फिर उतना ही आप उससे बदला लें जितना आपको तकलीफ पहुंची है। तो आप देखें कि 2000 रुपए के लिए परसों एक कातिल पकड़ा है जिसने मारा था एक फैक्ट्री के मालिक को। वो एक गोली मार के भागा, फिर देखा कि ये नहीं मरा, फिर तीसरी गोली मार के वो जब उसकी मां को पकड़ के ले आए तो उसकी वालदा ने भी बयान दिया कि अहमद है आदमी जो पता नहीं कराची में ये कारोबार बन गया हुआ है कि 2000 रुपए से उसने किसी को कोई कारोबार दिया, कोई किसी को फलां को मारा। अगर तुम वो अभी बयान उल्ट पुल्ट इधर उधर के देते हैं, आपको नहीं, आपने अपने बच्चे की तरबियत की है, उसे अगर अपने घर में वो जो हम बचपन में पढ़ते थे एक बच्चा किताब चोरी करके ले आया तो उसने माँ से पूछा, माँ ने पूछा कि ये किसकी है, मुझे मिली है। वो कहती बहुत अच्छी। कल वो दूसरी किताब, ऐसा करते करते वो चोरियां करते करते आखिर तक वो जब पहुंच गया, उसको फांसी के ऊपर जब लटकाने लगे तो उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मेरी माँ को बुलाया जाए। तो उसने कहा कि माँ मुझे कान पास करो ताकि मैं अपने कान में बात करना चाहता हूँ। उसने चक लगाकर ना ऐसा उसका दांत काट के उतार दिया। तो पूछा, उससे गया, जज ने पूछा ये क्या किया तुमने? उसने कहा कि ये वो कान था जिसमें पहले दिन वो जो मैं कॉपी या किताब चोरी करके लाया था इसमें आवाज गई थी। अगर ये मुझे पहले दिन ही समझा जाती या स्कूल जाती साथ तो आज मैं यहाँ तक ना पहुंचता।
माँ वो है, अब वो उस बेटे की वो सफाइयां दे रही है कि फलां ने किए थे, तुम्हें अपने बेटे की सलाह करनी चाहिए थी, ना कि दूसरे का नाम। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे और अच्छे सही हुक्मरान लाए। और बंदा चोरी जो न करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, बेईमानी करने के लिए, और अपने कारोबार बिजनेस बनाया हुआ है, इसको अल्लाह ताला खिदमत की सही रंग में तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल वही वाली बात कि देखिए माँ की तरबियत। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि तासुब भी जो पैदा हो रहा होता है, मजहबी तासुब भी जो घर में माँ बाप आपस में बातें कर रहे होते हैं उससे भी पैदा होता है। अब आप यहाँ देखिए पाकिस्तान में हमारे मुसलमानों में आपस में इतना तासुब है, यूरोप में भी गोरों में मतलब आपस में मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी आवाज़ें अब उठ रही हैं। मुसलमानों के हालात इस कदर बद से बदतर हुए चले जा रहे हैं, मुझे लग रहा है उनके आमाल की वजह से या अपने, मेरा ख्याल है कि मुसलमानों का अपना बहुत किरदार है इसमें तासुब के बढ़ाने में। अगर आप देखें कि एक वो ज़माना था जब हमारे पैगंबर मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जी सिस्टर सॉरी कॉल है, कॉल जब मैं बोलती हूँ कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से प्रोग्राम देख रहा हूँ? मैं मुसीबत कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको। भाई क्या कहना चाहेंगे मौजू के हवाले से? बहुत अच्छा टॉपिक रखा है आपने और इस पे तो बहुत अच्छा है कि इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और सबको ये चीजें जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो रेसिज्म है यहाँ पर और जो मजहबी तासुब है जिसपे और कॉलर्स आए, मैंने गुफ्तगू सुनी, बहुत अच्छी बात की, उन्होंने इस नुक्ते को पॉइंट आउट किया है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और गुफ्तगू करना चाहूंगा जी बिस्मिल्लाह। कि यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी है, चाहे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी हो और तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो तासुब का निशाना इसलिए बनती है, इसमें देखिए थोड़ी सी गलती जो है वो हमारी अपनी है, क्योंकि हमने अपने सफ़ों से तकफीरी अनासिर को बाहर नहीं निकाला है। बहुत खूब, ठीक है ना। तो हमारी जो मसाजिद हैं, जो हमारी तमाम इबादत गाहें हैं, अगर हम इसमें से इन तकफीरी अनासिर को बिल्कुल आउट कर देते हैं तो यकीनन जो है वो हमारे ऊपर उंगली नहीं उठेगी। और जब तक वो हमें तासुब को निशाना बनाते रहेंगे, जब तक हम इनको अपने अंदर बिठाए रखेंगे। हमारी 99.9% आप कह लें हमारी पूरी कम्युनिटी जो है वो पीसफुल है। पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उनके साथ जो है वो बाकायदा पूरा तामुन करते हैं और पीसफुल हैं। सिर्फ ये 1% 2% लोग हैं जो कि तकफीरी हैं, जिनकी वजह से इस्लाम का चेहरा जो है दागदार हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी तमाम फ़िरक़ा इस्लामिया की बनती है कि वो इनके ऊपर पाबंदी लगाएं, अपनी सफ़ों से इनको निकाल बाहर करें। तो फिर ये कि ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो तासुब का निशाना बन रहे हैं मुसलमान पूरी दुनिया में, इससे अमान में आ जाएंगे। मैं बस इतनी बात करना चाह रहा था। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है माशाल्लाह, और जो है वो सबको तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। ये हमारे कॉलर थे, तो इन्होंने अपनी आरा से आरास्ता किया हम सबको। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह हिदायत और आज का टॉपिक हमने रखा है मजहबी तासुब। तो अभी प्रोग्राम में हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन हम जा रहे हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।